नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईडी ने लालू प्रसाद यादव के परिवार व अन्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई नौकरी के बदले जमीन केस में की गई है। ईडी ने उनसे जुड़ी करोड़ों की संपत्ति अटैच कर ली है। हालांकि अभी तक संपत्ति और उसके मूल्य के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। संपत्तियां पटना और गाजियाबाद में बताई जा रही हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। हरियाणा के मेवात में भगवा यात्रा के दौरान दो गुटों में टकराव की खबर आ रही है। भगवा यात्रा के दौरान अचानक से हुई पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी पथराव हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई के शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं और कुछ जगहों पर आग लगी हुई है। बता दें, मेघात में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जलाभिषेक यात्रा निकालने का ऐलान किया था। इस यात्रा में मोनू मानेसर को शामिल होना था। मोनू मानेसर नासिर जुनैद हत्या मामले में अभियुक्त है और फरार चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर के इस यात्रा में शामिल होने के चलते ही पथराव हुआ। मेवात के लोग मोनू मानेसर के शोभा यात्रा में शामिल होने का विरोध कर रहे थे। मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी कर सोमवार को नूह में आयोजित एक रैली में अपने समर्थकों के साथ पहुंचने का ऐलान किया था। वहीं बवाल के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मुझे घटना की जानकारी मिली, अतिरिक्त फोर्स भेजी गई है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहत दे दी है। डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को अंतरिम रोक लगाई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 3 जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती याचिका को खारिज कर दिया। बता दें, 2017 में डीके शिवकुमार के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। इसी मामले में ईडी ने भी शिवकुमार के खिलाफ जांच शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और केंद्रीय जांच एजेंसियों को झटका माना जा रहा है। राज्यसभा से कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार मणिपुर से प्रतिशोध ले रही है, संसद की मर्यादाओं को कुचल रही है। मोदी सरकार को मणिपुर शब्द से ही नफरत है, इसलिए वो संसद में मणिपुर पर चर्चा से भाग रही है। मणिपुर में खुद बीजेपी के विधायक मान रहे हैं कि वहां मुख्यमंत्री के संरक्षण में हिंसा हो रही है और ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को मणिपुर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और ये चर्चा करनी चाहिए कि वो मणिपुर के जख्मों पर कैसे मरहम लगाएंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सामंत ने सोमवार को कहा कि एनसीपी नेता शरद पवार को उस कार्यक्रम में शामिल होने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए जहां प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बता दें, पवार का 1 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने का कार्यक्रम है, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। विपक्षी गुट इंडिया के विभिन्न दलों के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि ये गठबंधन के लिए खराब होगा। कुछ नेताओं ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के पवार के फैसले पर भी सवाल उठाए, खासकर तब जब उनके भतीजे अजित पवार ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी और महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार इस पर चिंता जता रही है। सोमवार को दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया गया। अब माना जा रहा है कि इसी सप्ताह किसी और दिन इसे संसद में पेश किया जा सकता है। इस बीच एनडीटीवी की इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस चर्चित विधेयक को अब कुछ बदलाव के साथ पेश किया जा सकता है। दिल्ली पर लाए गए ताजा अध्यादेश में जो बातें कही गई थी उसमें कुछ संशोधन करके विधेयक को लाने की तैयारी कर रही है। एनडीटीवी इंडिया ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर दी है। इसमें कहा गया है कि सूत्रों ने कहा है कि इसे सांसदों के बीच सर्कुलेट किया गया। केंद्र सरकार द्वारा विधेयक में कई अहम बदलाव किए गए। केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश में दिल्ली विधानसभा को राज्य लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार के इस पर लाए जा रहे विधेयक में अध्यादेश के उस हिस्से को हटा दिया गया है। मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाने के वायरल वीडियो के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार 31 जुलाई को तीखी टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 महीने पहले नॉर्थ ईस्ट में जातीय हिंसा भड़काने के बाद से ये महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा का एकमात्र उदाहरण नहीं है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने 6 तीखे सवाल पूछे। अदालत ने केंद्र और मणिपुर से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा।
चीफ जस्टिस का कहना है, इस तथ्य में कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध सभी हिस्सों में हो रहे हैं। इसका एकमात्र उत्तर ये है, लेकिन मणिपुर के एक हिस्से में जो हो रहा है उससे आप इस आधार पर माफ नहीं कर सकते कि इसी तरह के अपराध वहां भी हो रहे हैं। सवाल ये है कि हम मणिपुर से कैसे निपटें। आप बताएं कि आप कह रहे हैं कि भारत की सभी बेटियों की रक्षा करें या किसी की भी रक्षा ना करें। बता दें, मणिपुर में जिन महिलाओं को नग्न घुमाया गया था और उनके साथ यौन हिंसा की गई, उन्होंने अपनी आपबीती के वायरल वीडियो से संबंधित एक नई याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। तमाम जाने माने वकीलों ने दलीलें दी। मणिपुर पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता से पूछा कि घटना 4 मई की है और 0 एफआईआर 18 मई को हो रही है, पुलिस को 14 दिन क्यों लगे एफआईआर करने में? पुलिस 4 मई से 18 मई के बीच क्या कर रही थी? चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, 4 मई को तत्काल एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? पुलिस को क्या परेशानी थी? सॉलिसिटर जनरल मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वीडियो वायरल होने के 24 घंटे के भीतर 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। कोर्ट ने इस पर भी ये सवाल पूछा कि अब तक कुल कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं। तुषार मेहता ने बताया कि अब तक उस पर्टिकुलर थाने में 20 एफआईआर दर्ज हुई हैं और राज्य में 6000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। इस पर सीजीआई ने कहा, एक और बात, आपने कहा कि कुल 6000 एफआईआर दर्ज हुई हैं, इसमें अलग अलग मामले क्या हैं? कितने एफआईआर में महिलाओं के खिलाफ अपराध शामिल हैं? कितने में हत्या, आगजनी, घरों को जलाने जैसे अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं? व्यक्ति के खिलाफ अपराधों के बीच विभाजन क्या है? संपत्तियों के खिलाफ अपराध, पूजा स्थलों के खिलाफ अपराध। चीफ जस्टिस ने कहा, हम सिर्फ एक वीडियो को लेकर चिंतित नहीं हैं, बल्कि हम राज्य में जिस तरह की हिंसा हुई और वहां जो हो रहा है उसको लेकर पूरी तरह चिंतित हैं। मणिपुर हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि वो घटना की सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि मामले को राज्य से बाहर ट्रांसफर किया जाए। सिब्बल ने कहा, यह स्पष्ट है कि पुलिस हिंसा करने वालों के साथ मिली हुई है, वो उन्हें भीड़ में ले गए। हमें उस राज्य पर क्या भरोसा है जो नागरिकों की रक्षा के लिए है? एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच की जरूरत है। महिला सुरक्षा और बेटी बचाने के नारों के बीच देश भर से बड़ी संख्या में वो गायब भी हो रही हैं। गायब होने वाली महिलाओं और बेटियों के ताजा आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। स्थिति ये है कि 2019 और 2021 के बीच 3 सालों में देश की 13,13,000 से अधिक लड़कियां और महिलाएं गायब हुई हैं। गायब होने में सबसे अधिक लगभग 2 लाख मध्य प्रदेश में थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल से लगभग 1,92,000 गायब हुई हैं। द हिंदू अखबार की एक खबर में बताया गया है कि पिछले सप्ताह संसद में पेश किए गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश भर में 2019 और 2021 के बीच 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हो गईं। ये डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा तैयार किया गया है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई हुई है। इस मामले में कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। हालांकि इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में ज्ञानवापी को लेकर कहा है कि अगर उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया, त्रिशूल हमने तो नहीं रखा, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। मुसलमान समाज से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम समाधान चाहते हैं। ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। मौर्य ने सोमवार को कहा, ज्ञानवापी मस्जिद है इसीलिए मामला हाईकोर्ट तक गया है। विवाद की शुरुआत ही यहीं से हुई है कि वो मस्जिद है। जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो ज्ञानवापी मस्जिद ही है। योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए मौर्य ने कहा, मुख्यमंत्री हाईकोर्ट से बड़े नहीं हैं, अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मौर्य ने कहा कि न्यायपालिका के क्षेत्र में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी नहीं बोलते हैं। बता दें, एक दिन पहले ही मौर्य ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा बीजेपी को भारी पड़ेगी। ऐसा करेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजेंगे।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञान वापी को लेकर योगी सरकार को घेरा है। ओवैसी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, कानून को फॉलो कीजिए। आप कानून को मान नहीं रहे हैं, आप मुसलमानों पर दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां दबाना चाहते हैं। मथुरा का जिक्र करते हुए ओवैसी कहते हैं, आज से 50 से 55 साल पहले मथुरा में हिंदू समाज के साथ समझौता किया गया था, कोर्ट में समझौता दिया गया, फिर भी इसी केस को खोल दिया गया है। ये सब इनकी सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा है। 400 साल से नमाज हो रही है, जब कानून बना दिया गया है तो उसका पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बिना अनुमति वाले रास्ते से कांवड़ का जत्था डीजे के साथ निकालने की जिद पर अड़े कांवड़ियों पर कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बरेली हाईवे पर मुहर्रम जुलूस निकाल रहे लोगों के साथ कांवड़ियों का एक समूह आमने सामने आ गया था। कांवड़ियों का एक समूह मुस्लिमों के इलाके से जत्था निकालना चाहता था और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। इसके बाद रविवार को 3 पुलिस कर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया। एसपी अतुल शर्मा ने मीडिया को बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद जहानाबाद पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रवीण कुमार और पुलिस चौकी प्रभारी आदित्य सिंह को कर्तव्य में लापरवाही के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव को घटना की जांच करने को कहा गया है। इससे पहले चौकी प्रभारी आदित्य सिंह ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें 125 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया था। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के एक जवान ने जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ितों में 3 यात्री और एक आरपीएफ सहायक उपनिरीक्षक शामिल हैं। आरोपी रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल की पहचान चेतन कुमार चौधरी के रूप में हुई। घटना सोमवार सुबह करीब 5 बजे वापी से बोरीवली से मीरा रोड स्टेशन के बीच हुई। पीटीआई के मुताबिक आरोपी कांस्टेबल चेतन को मुंबई रेलवे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये घटना जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12956 के B5 में कोच में हुई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।